तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं पर आपको नहीं पता है किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। और ये स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, ये किस तरह के रिटर्न जनरेट करके देते हैं, इसमें रिस्क कितना होता है, और सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप फंड कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। तो इन सभी सवाल का जवाब दोस्तों हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैपिटलाइजेशन यानी कि जिन कंपनीज की वैल्यू 5,000 करोड़ से कम की होती है, ये ऐसे कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मार्केट के अंदर वैल्यू 5,000 करोड़ से कम की होती है। अब ये क्योंकि ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, जो कि सिर्फ 5,000 करोड़ ही है, इसलिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इसलिए जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके देते हैं एज कम्पेयर टू हमारे लार्ज कैप और दी मिड कैप। पर इनका रिस्क की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा होता है हमारे लार्ज और मिड कैप के मुकाबले। अगर हम बात करें किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है, तो क्योंकि अभी आप समझ चुके हैं कि जो रिस्क इसका है बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्मॉल कैप्स में सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो हाई रिस्क को असेस कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम मोर देन 5 ईयर है या फिर आप 7 ईयर या 10 ईयर्स के लिए जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं जो कि एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो आपका रिस्क जो होता है वो लॉन्ग टाइम की वजह से रिड्यूस हो जाता है। करंटली इंडिया में 30 से ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टॉप 3 को कंपेयर करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से भी सबसे बेहतरीन फंड कौन सा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो हमारा जो तीनों फंड है उसमें सबसे पहला फंड है हमारा निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड और तीसरा हमारा है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो चलिए जरा इन तीनों की डिटेल एनालिसिस करते हैं और इन तीनों में से बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों ही फंड के कैटेगरी की बात करें तो ये तीनों ही फंड हमारे इक्विटी स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। इक्विटी का मतलब ये है कि ये स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और स्मॉल कैप का मतलब ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मार्केट की वैल्यू जो है वो 5,000 करोड़ से कम की है। और हम बात करें इन फंड एज की, मतलब ये तीनों फंड कब से चल रहे हैं, तो हमारा निपॉन और यहाँ पर हमारा क्वांट लगभग 11 साल से चल रहे हैं, और हमारा जो टाटा है अभी इसके 5 साल ही हुए हैं। फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे निपॉन का फंड साइज बहुत ही ज़्यादा है जो कि 45,000 करोड़ के आसपास है, और हमारा क्वांट का जो है वो 17,000 करोड़ के आसपास है, और हमारे टाटा स्मॉल कैप का अभी 6,000 करोड़ ही हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप निपॉन में और यहाँ पे टाटा में 100 रुपये की सिप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हर मंथ आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लमसम की बात करें तो तीनों के अंदर कम से कम 5,000 से आप लमसम शुरुआत कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम एक्सपेंस रेशो हमारा टाटा का दिखाई दे रहा है जो कि 0.29% है। लेकिन अभी हम रिटर्न्स भी कंपेयर करने वाले हैं इनके, हो सकता है यहाँ पर बाकी जो फंड है इनका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा हो, पर रिटर्न इन्होंने अगर अच्छा जनरेट करके दिया हो तो हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशो देना जस्टिफाई कर सकते हैं। एग्जिट रेट की बात करें तो तीनों ही फंड के अंदर अगर आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो आपको 1% एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ेगा। पर हम वैसे भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब 1 साल से पहले हम रिडीम नहीं करने वाले हैं, तो आपको एग्जिट रेट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल से आप पहले निकल जाएंगे फिर तो आपके लिए स्मॉल कैप है ही नहीं। अब हम जरा इन तीनों ही फंड के जरा पोर्टफोलियो पर नजर मारते हैं। तो हमारे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के जो पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 होल्डिंग कंपनीज है उसमें सबसे बड़ा होल्डिंग इनका है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर है जो कि लगभग 2.39% के आसपास का है। हमारे क्वांट के अंदर इन्होंने लगभग 10% इन्वेस्टमेंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर रखा है, और टाटा स्मॉल कैप ने BSF के अंदर करा है लगभग 4% के आसपास का। अब हम बात करने वाले हैं कि ये इनका जो हाईएस्ट सेक्टर एलोकेशन किस प्रकार का है, कि यहाँ पे इन्होंने जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की है इसमें सबसे ज़्यादा कंपनीज किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया कि लगभग 13 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर निपॉन ने इन्वेस्टमेंट करा है, 12 अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे क्वांट ने करा है, और 8 से ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर लगभग 8 सेक्टर के अंदर हमारे टाटा ने करा है। यहाँ पे मतलब सेक्टर वाइज अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो निपॉन ने सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर रखा है। और टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा करा है इन्होंने। इंडस्ट्रियल का मतलब ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसे सारी कंपनीज आ जाती हैं। यहाँ पर क्वांट के अंदर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है जो कि 20% है। फाइनेंशियल से मतलब कि जैसे हमारे बैंक्स वगैरह हो गए, NBFCs हो गई, और मतलब इनका मेन जो फोकस होता है वो सर्विसेज देने पर होता है।
और टाटा की बात करें तो उनका सबसे बड़ा सेक्टर सेम यहाँ पर निपॉन की तरह है, इन्होंने भी इंडस्ट्रियल के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि लगभग 28.79% के आसपास है। यहाँ पे इक्विटी के अंदर बताया गया 95% इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनके पास अब मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 100 में से उन्होंने लगभग 95 रुपये स्टॉक्स के अंदर लगा दिए हैं। इसने भी 95 लगा दिए हैं, इसने 95 मतलब आसपास है। बाकी 5 अब बोलेंगे कहाँ गया, तो हो सकता है लोग कुछ परसेंट जो होता है वो कैश में भी रखते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आए तो उनको फुलफिल करने के लिए स्टॉक्स को बेचना ना पड़े। चलिए दोस्तों, अब हम इन तीनों ही फंड्स के ज़रा रिटर्न्स के ऊपर नज़र मारते हैं कि इन तीनों ही फंड्स की परफॉर्मेंस किस तरह रही है। तो सबसे पहले हम बात करें एक साल में, यानी पिछले एक साल में यहाँ पर एन बोले तो निपॉन ने कितना परसेंट रिटर्न बनाया है, जो कि 60% के आसपास रिटर्न बनाया है। Q4 हमारा क्वांट है जो कि उसने 70% से ज़्यादा रिटर्न बनाया है, और हमारे टाटा ने लगभग 48% के आसपास का रिटर्न बनाया है पिछले एक साल में। तो उससे यहाँ पे पिछले एक साल का रिटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो आप एक साल के रिटर्न देख करके ज़्यादा फैसिनेट ना हो जाइएगा कि स्मॉल कैप्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है सब कुछ बेच बाच के, क्योंकि स्मॉल कैप्स आपको बता दो बहुत ज़्यादा रिस्कियर होते हैं। क्योंकि पिछले साल 2022-23 में और 23-24 में लगभग 1-2 साल में मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे बुल रन में था, इसलिए यहाँ पर आपको पिछले एक साल के और 3 साल के रिटर्न बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 3 साल में बात करें तो यहाँ पर हमारे निपॉन ने 35% रिटर्न बनाया है, क्वाड ने 39% के आसपास का, और हमारे टाटा ने 32% के आसपास का रिटर्न बनाया है। 5 ईयर्स में 32% हमारे निपॉन ने बनाया है, और 40% से ज़्यादा क्वाड ने बनाया है, और 30% से ज़्यादा रिटर्न बनाया है हमारे टाटा ने। 10 साल की बात करें तो निपॉन ने 28% ज़्यादा रिटर्न बनाया है निपॉन ने, और क्वाड ने 21% के आसपास का। और हमारा टाटा का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो फंड है पिछले 5 साल से ही रनिंग है, मतलब पिछले 5 साल से चल रहा है, उससे पुराना फंड नहीं है ये, इसलिए इसके पास कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। ऑल यानी कि सिंस इंसेप्शन मतलब कि जब से फंड शुरू हुआ है तब से अब तक देखा जाए ओवरऑल रिटर्न कितना बना है, तो 27% का CAGR के हिसाब से हमारा निपॉन फंड रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। कौन जो है वो हर साल 20% के CAGR से रिटर्न बना रहा है, और हमारा जो टाटा है वो 28% के CAGR से रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब हम बात करें कि इन तीनों ही फंड्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी रही है, तो अगर हम एक साल में देखिए तो हमारा कौन जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। 3 साल में देखिए तो भी हमारा कौन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी। 5 साल में देखिए तब भी कौन की सबसे अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। अगर 10 साल में देखिए तो हमारे यहाँ पे निपॉन जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा टाटा दिखाई देता हुआ। तो दोस्तों रिटर्न्स के बेसिस पे देखा जाए तो कौन जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, पर हम इन तीनों ही फंड्स के रिस्क को भी कंसिडर करेंगे बिफोर हम टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो इन तीनों फंड के जरा हम रिस्क को भी असेस करते हैं कि किस फंड ने ज़्यादा रिस्क लेने के बाद ज़्यादा रिटर्न बनाए हैं, या फिर किस फंड ने कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करी है। तो चलिए ज़रा इन तीनों ही फंड्स के रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों ही फंड्स में रिस्क किस तरह का है इसको असेस करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ रेशियोज को सेलेक्ट करा है। इन रेशियोज के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्कियर है और कौन सा फंड कम रिस्कियर है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एरोज बनाए हैं, इसका मतलब ये है शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, अल्फा ज़्यादा होना चाहिए, बीटा कम होना चाहिए, और स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम होना चाहिए क्योंकि डाउनसाइड एरो है, और इन्फॉर्मेशन रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे शार्प रेशियो क्योंकि ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो हमें किसका दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर निपॉन का सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो है। अल्फा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्फा किसका है, तो यहाँ पर हमारा निपॉन का ही सबसे ज़्यादा अल्फा दिखाई दे रहा है। बीटा हमारा कम होना चाहिए, यानी कि रिस्क जो है वो कम होना चाहिए मार्केट के मुकाबले, तो सबसे कम रिस्क हमारा दिखाई दे रहा है टाटा के अंदर जो कि 0.71% है। स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें ये भी रिस्क होता है, तो यहाँ पर सबसे कम रिस्क किसका है वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, तो यहाँ पर सबसे कम रिस्क दिखाई दे रहा है हमारा टाटा का 14.59 का। और इन्फॉर्मेशन रेशो क्योंकि हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेशो हमारा क्वांट का है जो कि 1.81 का है। तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग रिटर्न्स के बेसिस पे तो हमारा क्वांट जीत रहा था, पर यहाँ पर रिस्क में जब देखा जाए तो रिस्क के मामले में हमारा निपॉन और टाटा जो है वो कम रिस्कियर है एज कम्पेयर टू हमारा क्वांट। इसका मतलब ये है जो क्वांट ने जो यहाँ पर फैबुलस रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है जो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था, लेकिन यहाँ पे इसने रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा लिया है, जबकि हमारा निपॉन ने उसकी परफॉर्मेंस भी सिमिलर टू क्वांट थी। हमारा टाटा थोड़ा कहीं कहीं पीछे रह जा रहा था, पर निपॉन जो था वो भी उसके जो रिटर्न्स थे वो भी हमारे क्वांट के जैसे ही थे, और निपॉन ने हमारा दिखा जाए तो कम रिस्क के साथ ज़्यादा चीज़ें रिटर्न करने की जरूरत करी, मतलब ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर दिखा है बीटा और हम अगर बीटा और स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारा निपॉन का कम है, दोनों ही चीज़ों में निपॉन का हमारा कम है, और निपॉन के रिटर्न जो है वो क्वांट के सिमिलर ही थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्वांट जैसा रिटर्न है उससे थोड़ा कम लेकिन अच्छा रिटर्न हमारा निपॉन ने बना कर दिया है, और रिस्क भी दिखाया तो निपॉन का कम ही है। अब हम टाटा की बात करें तो टाटा ने क्या है थोड़ा सा रिटर्न इसके क्वांट के और निपॉन के मुकाबले कम थे, क्योंकि इसने रिस्क और हमारे बाकी जो फैक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमारे जो टाटा ने जिस तरह का रिस्कनेस था इसके अंदर उस तरह का रिटर्न जनरेट करके दिया है।
दोस्तों अब हम सबसे लास्ट फैक्टर की बात करने वाले हैं, जिस फैक्टर के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेने में कैपेबल हो पाएंगे कि हमें किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जो कि सबसे लास्ट फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है हमारा फंड मैनेजर, यानी कि इन फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो हम निपॉन की बात करें तो समीर रच इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि 2017 से इसको मैनेज कर रहे हैं। अब 2017 के बाद से जो समीर रच है वो इसको मैनेज कर रहे हैं, 2017 से मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब अभी 2024 चल रहा है, लगभग 3 और 4 मतलब लगभग 7 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और हम बात करें क्वांट की तो यहाँ पर 2019 से जो यहाँ पे सबसे पुराने मुझे दिखाई दे रहे हैं 2019 से, वो है हमारे संजीव शर्मा जी। बाकी सारे 20 और 22 में ज्वाइन करा है हमारे वासव ने और अंकित ने। अगर हम टाटा की बात करें तो सबसे पुराना यहाँ पर 18 के दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारा चंद्र प्रकाश पदियार है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो निपॉन है उसके फंड मैनेजर भी काफ़ी पुराने हैं, और हमारा टाटा की भी लगभग 18 से वो चला रहे हैं इस फंड को। और हमारा जो क्वांट है वो सबसे पुराने अगर बात करें तो वो 19 के ही हैं, जो कि 4-5 साल हुए हैं अभी ज्वाइन किए हुए हमारे क्वांट के। तो अगर आप दोस्तों वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो हमारा जो निपॉन था वो थोड़ा रिस्क कम ले रहा था एज़ कम्पेयर टू क्वांट, और रिटर्न क्वांट्स की जैसा ही सिमिलर थे, मतलब काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, फंड मैनेजर भी काफ़ी पुराने हैं, जो कि 7 साल होने वाले हैं, 6-7 साल, और रिटर्न भी बहुत ही बेहतरीन है। इसका मतलब जो हमारा निपॉन है वो ज़्यादा अच्छा फंड दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा क्वांट और टाटा। टाटा की बात करें तो टाटा ने कम रिस्क लिए हैं, इसलिए इसने रिटर्न कम बना के दिया है। अदरवाइज टाटा की भी परफॉर्मेंस इसके रिस्क के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। अगर किसी ने टाटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको कंटिन्यू कर सकता है, वो भी अच्छा है। और किसी ने अगर निपॉन में करा तो बहुत ही बेहतरीन है, और अगर करने के लिए सोच रहा है तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। पर दोस्तों हमने जो भी एनालाइज करा वो पास्ट बेसिस के ऊपर था, यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं है कि इनका फर्दर भी रिटर्न जो है वो इसी तरह से जनरेट करके देंगे ये। पर हम लोग सिर्फ एनालाइज ही कर सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो उसकी बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद इनकी परफॉर्मेंस जो है वो पास्ट की तरह रिफ्लेक्ट करिए फ्यूचर में भी। तो दोस्तों फाइनल डिसीजन आपका है कि आप इन तीनों फंड में से किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप पहले से कर चुके हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।